प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक के आओ मिलकर बचाएं रचना के साथ जुड़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं निर्मला पुतुल जी। तो आइए सर्वप्रथम लेखिका के जीवन परिचय के साथ साथ पाठ की रूपरेखा से रूबरू होते हैं। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 दुमका, झारखंड में हुआ। नगाड़ी की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके रागबोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकें। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। आइए अब कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आओ मिलकर बचाएं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। नंगी होना अर्थात निर्लज्ज होना, अमर्यादित होना। आबो हवा अर्थात वातावरण। हड़िया अर्थात हड्डियों का भंडार। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने की वकालत की है। कवित्री सबका आह्वान करती हुई कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। मित्रों, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की उच्छृंखलता के प्रभाव में आती जा रही हैं। इस कारण हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। हमारे इलाके के लोग शर्म हया छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं। उनके तन के कपड़े भी तन ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ कर रहे हैं। यहाँ के वृक्षों को काट काट कर धरती को वृक्ष विहीन किया जा रहा है। इस तरह तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी, अर्थात शहरी संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के निवासी रक्त मांस हीन होकर दुर्बल हो जाएंगे और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इस पद्यांश में अपने देशी परिवेश को बचाने की तड़प और ललक है। शहरी आबो हवा शहर की अपसंस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध की प्रतीक है। नंगी होना त्रिआयामी शब्द प्रयोग है। इसके तीन अर्थ हैं। नंबर 1, कपड़े कम पहनना। दूसरा अर्थ है मर्यादाएं छोड़ना, निर्लज्ज होना। तीसरा अर्थ है पेड़ पौधों से विहीन होना।
हड़िया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। जैसे स्मैक और नशे के सेवन से मनुष्य चलता फिरता अस्थिपिंजर रह जाता है, उसी प्रकार देशी लोग शक्तिहीन होते जा रहे हैं। उर्दू तथा लोक प्रचलित हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त होते हुए भी भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। आइए इन पंक्तियों में सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। संथाल परगना अर्थात पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड का एक आदिवासी क्षेत्र। झारखंडीपन अर्थात झारखंड का स्वभाव। ठंडी होती अर्थात धीमी पड़ती। दिनचर्या अर्थात दैनिक जीवन की गतिविधि। हरापन अर्थात हरियाली, सरसता, मधुरता। अक्खड़पन अर्थात रुखाई, कठोर होना। जुझारूपन संघर्ष करने का स्वभाव। कवित्री अपने प्रदेश की स्वाभाविक विशेषताओं को बचाने का आग्रह करती हुई कहती है, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संथाल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय यह है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, वे अपनी बोली में ही बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से सरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनका बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, सब गुण वापस लौट आएं। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवित्री का स्व संस्कृति प्रेम प्रकट हुआ है। उसे अपने संथाली लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है। शहराती जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई है। भाषा अत्यंत सरल है, यह जन जन के करीब की भाषा है। इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है। भाषा का प्रवाह मुग्धकारी है। माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है, यह लाक्षणिक प्रयोग है। ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक है। मन का हरापन लाक्षणिक प्रयोग है। इससे मन की मधुरता, सरसता और उमंग उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। यह काव्यांश न तो गेय है न तुकांत, इसमें अर्थ की लय है, अर्थात अर्थ के अनुसार गति और यति का बंधन है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाहट। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। आग अर्थात गर्मी, उत्साह। निर्मलता अर्थात पवित्रता। मौन अर्थात शांति। सोंधापन अर्थात सुगंध। लहलहाहट अर्थात लहराना। कवित्री अपने प्रदेश की पहचान और प्राकृतिक परिवेश को फिर से लौटाने का आग्रह करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि झारखंड के लोगों के जीवन में उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनकी उमंग नष्ट न हो, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन यथावत बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी बनी रहे। आशय यह है कि वे परंपरागत जीवन शैली को न छोड़ें,
वे अपने उत्साह, अपने कर्म, अपनी तेजस्विता और प्रभाव को सुरक्षित रखें। यहाँ का प्राकृतिक जीवन भी ज्यों का त्यों बना रहे। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण, गीतों की मीठी लय, मिट्टी की स्वाभाविक सुगंध और लहलहाती फसलें ज्यों की त्यों बनी रहें। उन पर शहरी जीवन का साया न पड़े। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। धनुष बाण संथाल परगना की पहचान है। इसके माध्यम से लोक जीवन को लौटाने की गुहार लगाई गई है। तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार और भीतर की आग तीनों संथाल वासियों की स्वाभाविक स्फूर्ति, तेजस्विता और प्रचंडता के प्रतीक हैं। कुल्हाड़ी श्रम की भी पहचान है। भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा और उमंग की द्योतक है। कवयित्री पर्यावरण की स्वच्छता और निर्दोषता के प्रति सचेत है। भाषा आडंबरहीन है, न तुकांतता, न छंदबद्धता, न अलंकारों की भरमार, अपितु इसमें है अभिव्यक्ति की सादगी और अर्थ का प्रवाह। छोटे छोटे वाक्यांश पूरे वाक्य और प्राकृतिक बिंब को अपने में समेटे हुए हैं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। मुट्ठी भर अर्थात थोड़ा सा, एकांत अर्थात अकेलापन। कवित्री झारखंड के जनजीवन के स्वाभाविक सुख दुख को बनाए रखने का आग्रह करती हुई कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जनजीवन में फिर से नाच गान का उल्लासमय वातावरण हो। नाचने के लिए खुले खुले आंगन हो, वहाँ नित्य प्रति गीत गाए जाते हों। हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए थोड़ा सा अकेलापन भी मिले। बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान मिले, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो और बड़े बूढ़ों को पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके। आइए अब इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखना चाहती है। वह नृत्य, गान, हंसी, खिलखिलाहट, दुख, खेलकूद, शांति सबको महत्व देती है। उसे दुख और सुख, बच्चे और बूढ़े, मनुष्य और पशु, उमंग और शांति सब अनुभव प्रिय हैं। इस वर्णन में समग्रता है। भाषा अत्यंत सहज है। न तुकांतता, न आग्रह, न छंदबद्धता, न संगीत, न लय, फिर भी इसमें आकर्षण है। कवित्री ने एक एक वाक्यांश में पूरा बिंब और अर्थ ध्वनित करके प्रभाव उत्पन्न किया है। अभिव्यक्ति प्रवाहमयी है। लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुट्ठी भर एकांत थोड़े से एकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ देखते हैं। अविश्वास अर्थात दूसरों पर विश्वास न करना, दौर अर्थात समय, सपने अर्थात इच्छाएं, कामनाएं। इन पंक्तियों में कवित्री लोक जीवन में मिलने वाली आपसी विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करती हुई कहती है, यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। ये सपने, यह आशा
यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री पाठकों को प्रेरित करती हुई कहती है, आओ हम मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी ये भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना चाहिए। इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य की बात करें तो कवित्री लोक जीवन के सकारात्मक गुणों को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। वह शहरी संस्कृति के कारण उपजे अविश्वास पूर्ण वातावरण को निर्मूल करना चाहती है। आओ मिलकर बचाएं में खुला आह्वान है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से की आवृत्ति से अभिव्यक्ति मनोरम बन पड़ी है। इससे कथन में लय और प्रवाह का समावेश हो गया है। भाषा में उर्दू, उम्मीद, संस्कृत, विश्वास, तद्भव, सपने का अद्भुत संगम है। इस पद्यांश में न छंदबद्धता है, न तुकांतता, न संगीत, न लय, बल्कि अर्थ का प्रभाव है। लेखिका की कथन शैली काव्यात्मक है। धन्यवाद।